क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई है या 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के तहत जो था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके विरुद्ध जो है मुकदमा चलाया जा सकता था। तो इसी के विरुद्ध में जो है जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड हुआ और फिर उसके बाद जो है लोगों ने ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ। तो जब असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था उस वक्त यहाँ के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अर्थात इस क्वेश्चन का सबसे जो सही जवाब है पहला नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? जनरल माइक ओ डायर ही हैं जिन्होंने जो है ये जो अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोगों की शांतिपूर्ण सभाएं चल रही थी, जिसमें जो है ये सभा जो चल रही थी मुख्य रूप से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के ये में लोग जो है विचार विमर्श कर रहे थे। तो इन्होंने जो है उस पर उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिए थे और जलियांवाला बाग में हजारों संख्या में लोग जो है मारे गए थे। तो इससे क्षुब्ध होकर के जो है उधम सिंह ने जनरल माइक ओ डायर की हत्या कर दी थी। यानी ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन है यह 1930 है या 28 है, 25 है या फिर 1919 है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है कि साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1928 में आता है। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ करेंगे, यानी आप जो इस प्रश्नों को सेट करेंगे इससे आपके अन्य बहुत सारे प्रश्न हल हो पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी जो अपडेट्स आएगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो अस्तित्व में आया है या 1912 है, 15 है या 1918 या फिर 1925? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना का सबसे ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आया। लेकिन वहीं अगर प्रश्न आए कि एम.एन. रॉय के नेतृत्व में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में कब स्थापना होती है, तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि एम.एन. रॉय के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में जो स्थापना होती है वो 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा, आज से मतलब 1925 से 5 वर्ष पहले। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दीन बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? जी, दीन बंधु जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से, उसी प्रकार दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? जी.एस. खड़पड़े हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं या फिर चित्तरंजन दास हैं या सी.एफ. एंड्रयूज हैं। तो इसमें दीन बंधु के नाम से जो है वो सी.एफ. एंड्रयूज को जाना जाता है। यानी ये 5वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के रूप में। और वहीं चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु। और दीन बंधु किसको कहा जाता है? तो ये सी.एफ. एंड्रयूज को कहा जाता है। हम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे दीन बंधु और देश बंधु के प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग के ये जो लेखक हैं महात्मा गांधी जी हैं या फिर मौलाना आज़ाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या जयप्रकाश नारायण हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी जो है ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। मौलाना आज़ाद ने तो कई किताबें लिखे हैं, इनके लिखे हुए अल हिलाल है, अल बलाग है। इन्होंने एक खतों का ये लिखा है, उसको गुब्बारे खातिर के नाम से जाना जाता है। तो इनकी रचना बहुत सारी है। अल हिलाल और अल बलाग पत्रिका जो है इन्होंने आज़ादी के दौरान जो है निकाले थे। उसमें जो है इस पर अल हिलाल पर जब अंग्रेज़ों ने बैन लगाया तो फिर अल बलाग निकाले।
तो इस तरह इनकी कई रचनाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू की लिखी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। क्रम अनुसार जो व्यवस्थित करना है उसमें कि पहले कौन सी घटनाएं घटी है, फिर कौन सी घटनाएं घटी है, इस प्रकार के प्रश्न भी बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है इन नए पैटर्न के पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग देखते चलेंगे कि क्रम के अनुसार हम लोग को व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन है, फिर 1928 ईस्वी में होता है साइमन कमीशन का भारत आगमन। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन है जो कि 1920 ईस्वी में चलता है। पूना पैक्ट है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है 1932 में। और गांधी इरविन समझौता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को यह समझौता होता है। तो क्रम अनुसार देखिए, सबसे पहले जो घटनाएं घटी है असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद जो है साइमन कमीशन का आगमन होता है, फिर उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता है, फिर उसके बाद अंत में पूना पैक्ट है महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि सबसे पहले घटना घटी दूसरा, फिर घटी पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। गांधी जी की जो दांडी यात्रा शुरू होती है यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं और उसी दिन से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यह भी एक प्रश्न बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस ये से है, तो वो महात्मा गांधी जी के दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अर्थात 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि ये जो 12 मार्च को चले और 6 अप्रैल तक सफ़र किए, तो इस बीच गांधी जी ने जो है लगभग 385 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था, 385 किलोमीटर की दूरी तय की। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। कौन से कानून को काला कानून कहा गया था, तो इसका जो सबसे सही जवाब है 9वां नंबर प्रश्न के लिए कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि रॉलेट एक्ट जो कब आया था, 1919 ईस्वी में आया था। रॉलेट एक्ट जो है नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी किसी भी प्रकार का कोई जो है उस पर सुनवाई का ये नहीं था, तो इसीलिए इसको जो है काला कानून की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है 9वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ उस वक्त महात्मा गांधी जी के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जो है शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। वहीं चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी जी को कौन इनवाइट किए थे, किन्होंने जो है आमंत्रित किया था, तो चंपारण आने के लिए गांधी जी को जो आमंत्रित किए थे वो थे राजकुमार शुक्ल। और चंपारण में गांधी जी की जो मदद की है तो जहर देने के लिए जो है ये किया गया, तो उस वक्त जो है बत्तख मियाँ ने इन्हों बचाया था। तो ये सभी प्रश्न जो है आने की संभावनाएं रहती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती लाल कमीज का जो है जाना जाता है। लाल कुर्ती एक संगठन था जो इनकी स्थापना जो है यह खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन की स्थापना उन्होंने ही किए थे और उनके जो ये है उसे खुदाई खिदमतगार के रूप में भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार जो है ये लाल कुर्ती संगठन के लोग को ही जाना जाता है और इनका काम था ये आज़ादी के लिए जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए ये भी संगठन स्थापित किया गया था। किनके नेतृत्व में, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। और उनको उपनाम किससे जाना जाता था, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। पीछे जब हम लोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की जो लिखी पुस्तक पे चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, तो वह है महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं यह है हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना आज़ाद। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के जो लेखक है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि
वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग पृथ्वी के मैप को देखें, ग्लोब को ध्यान से देखें, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटने का काम करती है वो 0 डिग्री अक्षांश है। उससे ऊपर का जो हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे के हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर के रूप में जाना जाता है। और ये ऊपर 90 डिग्री का जो पॉइंट है इसको उत्तरी ध्रुव, और नीचे जो 90 डिग्री का पॉइंट है इसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो यह काल्पनिक रेखा किस नाम से जाना जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। वहीं 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तर में, उसको कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको कहा जाता है मकर रेखा। ये हम लोग याद रखेंगे। और 0 डिग्री जो अक्षांश है वो भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखाओं को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है वो कौन है? तो पृथ्वी का जो मैप है, ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल, इन दोनों ध्रुव को जो जोड़ने वाली रेखा है जो इसको 0 डिग्री अक्षांश को समकोण पर विभाजित करती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है इसका सबसे सही उत्तर होगा कि इसको जो है देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री जो देशांतर है वह इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, और वही जो है समझिए तो प्रधान मध्याह्न रेखा है, और वहीं से जो है समय का निर्धारण होता है। भूमध्य ये देशांतर रेखा से जो है वो समय का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल लगता है? तो देशांतर की कुल संख्या जो है पूर्वी देशांतर में 180 है, वहीं पश्चिमी देशांतर में भी 180 है। तो प्रत्येक डिग्री देशांतर को पार करने में जो है पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा के दौरान हर एक डिग्री देशांतर पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है वो लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार जो है ये कुल 1 घंटे में जो है 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय होगी, क्योंकि 1 मिनट में जो है 1 डिग्री देशांतर में जो है वो 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 डिग्री को में जो है 1 घंटा का समय लग जाएगा, या 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर पार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो अभी हम लोग पीछे चर्चा किए हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है यह इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, और ये प्रधान मध्याह्न रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। और इससे जो प्रधान मध्याह्न रेखा है उससे राइट साइड में जो हिस्सा पड़ेगा वो पूर्वी गोलार्ध होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर पृथ्वी के मैप को देखें तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है वर्टिकल लाइन, ये जो है प्रधान मध्याह्न रेखा है। इधर पूर्वी गोलार्ध हो गया और इधर वेस्ट पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो इधर भारत की जो स्थिति है वो ईस्ट में है, यानी पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए भारत का समय जो है वो ग्रीनविच से आगे है। वहीं जिन देशों की स्थिति जो है ग्रीनविच से पश्चिम के दिशा में होगा, उन देशों की जो समय का अंतराल होगा वो ग्रीनविच से पीछे चलेगा। ये हम लोग याद रखेंगे। भारत का समय ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट जो है वो भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है कि ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो इस पे तो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है 17वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का जो भाग है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सारे जो है सौरमंडल के भाग हैं। वहीं जो सौरमंडल का हिस्सा नहीं है वह है निहारिका, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए 18वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तारा कौन है? तो इसमें है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और फिर सूर्य। तो चंद्रमा जो है यह सैटेलाइट है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वहीं शुक्र और पृथ्वी जो है यह दोनों ग्रह हैं। तो तारा कौन है? तो तारा जो है वो सूर्य जो है स्वयं एक तारा है। ऑप्शन नंबर डी जो है 19वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। ये चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र और पृथ्वी जो है यह ग्रह है, और तारा है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का जो ये है वो जितने भी ग्रह हैं उसको अगर देखा जाए तो उसमें जो सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य के पास है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे
निकटतम ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। यानी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है पृथ्वी के पास, तो अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको चंद्रमा के रूप में जानते हैं हम लोग, लेकिन जो जिन ग्रहों को अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी कि बुध और शुक्र को जो है प्राकृतिक कोई उपग्रह नहीं है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। दोस्तों अभी हम लोग जो है इतिहास के बाद भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को देख रहे हैं, इसलिए हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले जो है वो आप तक पहुँचेगा। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और अंत में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी तो F इज इक्वल टू होता है R/2। फोकस दूरी F बराबर त्रिज्या का आधा, तो त्रिज्या 32 है तो 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण है इसलिए +16, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक नाम है वह है CaCO3, यानी इसको जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नाम है, जिसको बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए वो सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार, यानी जो उदासीन तार जिसमें होकर के करंट फ्लो नहीं करता है वो किस रंग का होता है। तो हमारे घरों में जो बिजली लगती है उसमें जो उदासीन तार है जिससे होकर के करंट फ्लो नहीं करता है वह जो है उदासीन तार किस प्रकार का होता है। तो इसका जो सबसे सही जवाब है 24वां नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर ये सी, यानी काला कलर का जो है उदासीन तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो कौन सा है। यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्राकृतिक रूप से हमें किससे प्राप्त होती है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है 25वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है हमें ये टमाटर से प्राप्त होती है। टार्ट्रिक अम्ल इमली से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में मौजूद जो अम्ल है वो एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करने का तात्पर्य यह है कि किससे किसको भोजन की प्राप्ति होती है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि बी, यानी घास, घास से बकरी तथा मानव, यानी घास पर जो है घास एक स्वपोषी है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, फिर उस पर डिपेंडेंट है बकरी, और फिर मानव जो है वो घास और बकरी दोनों पर डिपेंडेंट है। तो सही आहार श्रृंखला जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि ये जो घास है वो स्वपोषी है, बकरी तथा मानव घास पर भी डिपेंडेंट है, वहीं मानव जो है वो घास और बकरी दोनों पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक हॉर्स पावर HP का अर्थात यह है हॉर्स पावर अश्व शक्ति जो है वह कितना के बराबर होता है। तो शक्ति का जो SI मात्रक है वो वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वो जिसको W संकेत से लिखा जाता है। और एक हॉर्स पावर जो है 1 HP जो है यह लगभग 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है 27वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। 27वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विद्युत फ्यूज जो है यह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 28वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर ए कि विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी ऊष्मा अधिक होने की स्थिति में जो है विद्युत फ्यूज जो है वो गल जाता है, और गल करके परिपथ को ब्रेक करता है, और परिपथ को ब्रेक करता है इसलिए उसके आगे जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं वो सभी सेफली बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है।
प्रत्यक्ष यानी जिससे हमें डायरेक्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और विशाल यानी उतना बड़ा ऊर्जा का दूसरा कोई फिर स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का जो कोयला है जो कि नवीकरणीय संसाधन है, यानी आज न कल कोयला जो है वो खत्म हो जाने वाला संसाधन है। बिजली है जो कि पानी, कोयले इत्यादि से जो है ये उत्पादित होता है, परमाणु बम। लेकिन इसमें सब में जो सबसे अधिक सर्वाधिक डायरेक्ट और सबसे बड़ा विशाल स्रोत है वो सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है 29वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है जी। टिहरी बांध इनमें से गंगा नदी पर बनाया गया है, या फिर सतलज या यमुना या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि टिहरी बांध जो है वो गंगा की ये नदियां हैं, भागीरथी और भिलंगना उस पर जो है मुख्य रूप से बनाई गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 30वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है जी। सौर सेल यानी सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर के फिर उसे विद्युत में परिवर्तित करने के लिए जो है सौर सेल का जो निर्माण होता है वह कैसे होता है, किसकी मदद से होता है। तो इस 31वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी के रूप में कि सिलिकन जो है, जो कि सिलिकन क्या है कि धातु और अधातु के बीच उपधातु के रूप में यह जाना जाता है। सिलिकन है, जर्मेनियम है, ये दोनों जो है धातु और अधातु के बीच में उपधातु के रूप में जाना जाता है, यानी इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। रूम टेम्परेचर पर यह अधातु की तरह बिहेव करता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है यह ये धातु की तरह कार्य करने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सिलिकन का उपयोग जो है सोलर सेल में किया जाता है। दोस्तों हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके व्याख्या के साथ कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा है 32वां नंबर प्रश्न है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। तो बांध के द्वारा जो स्थापित टरबाइन है वह ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ज्वारीय ऊर्जा अर्थात यह है कि ज्वार भाटा के क्रम में जो ज्वार कहते हैं कि समुद्र में लहरों का उठना और उससे समुद्र की पानी का ऊंचाई तक उठना और फिर नीचे गिरना ज्वार कहलाता है। ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो इसमें जो है बांध बना करके पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पानी को जल विद्युत परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है कि संविधान सभा में संविधान की अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो संविधान सभा ने संविधान को जो अंतिम रूप से पारित किया है, 33वां नंबर सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यही कारण है कि हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमारा संविधान जो लागू हुआ है वह 26 जनवरी 1950 को हुआ है, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान पांडुलेख समिति में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल नहीं थे। संविधान का जो पांडुलेखी समिति था उसमें मोहम्मद सादुल्ला शामिल नहीं है, या के एम मुंशी, ए के अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि संविधान के पांडुलेखन में जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्याएं थी। कितनी महिला सदस्य भारतीय संविधान का निर्माण का जब कार्य चल रहा था तो उसमें कितने महिला सदस्य जो है वो कार्यरत थी। इस 35वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि 15 महिला सदस्यों की उसमें भागीदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। आत्मा किसको कहा गया है, तो भारत मौलिक अधिकार को, या फिर उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। यह भारतीय संविधान का सभी अनुच्छेद जो है आत्मा के रूप में जाना जाता है, या फिर प्रस्तावना। तो सबसे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है कि प्रस्तावना को जो है वो भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो अर्थ है कि राज्य सरकार का द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाना। राज्य सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वहीं राज्य के प्रत्येक नागरिकों का यानी देश के हर एक नागरिकों का जो जिस धर्म को अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार का जो है इसमें अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का मूल अर्थ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर यानी सेकुलर का अर्थ क्या है। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है
कि सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता देना, या फिर एक ईश्वरवाद या बहु ईश्वरवाद या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो सेकुलर शब्द जो है कहीं भी सभी धर्म को अस्वीकृत नहीं करता है। सेकुलर शब्द का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, और यह भारतीय संविधान का मूल अधिकार में भी शामिल है कि भारत के नागरिकों को जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसमें से एक अधिकार ये भी है कि भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ सामाजिक नियंत्रण है, या राष्ट्रीयकरण है, सामाजिक न्याय है, या फिर सामाजिक स्पर्धा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 39वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा कि सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि समाज में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वह जाति के आधार पर हो, चाहे वह धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, या फिर ये भाषा, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर समाज में रहने वाले लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सामाजिकरण का मूल अर्थ यही है समाजवाद का कि सामाजिक न्याय वहाँ स्थापित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो 1976 में जो प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द है धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता। जो नहीं जोड़े गए हैं वह गुटनिरपेक्ष है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम लोग अभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है उसके उत्तर के एक एक व्याख्या के साथ कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।